एनपीओस के ऑडिट अप्रोच क्या है? ऑडिट अप्रोच मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैंने कल बता दी थी। क्या पढ़ा था हमने? सेम जो एडिशनल चीजें मैंने बता दी हैं, ठीक है। अब आम कंपनी ऑडिट करेंगे, होंडा सामने होंडा है, ऑडिट करेंगे, वो पैसे हाथ में नहीं रिसीव करते। आप गाड़ी बुक करवाने जाते हैं, वो कहते हैं डीडी बनाएं, वो होंडा लाहौर के नाम का। आप 40 लाख 45 लाख जितनी गाड़ी है डीडी बना के किसका बनाते हैं? इनके नाम का नहीं, असगर सन्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम का नहीं, किसके नाम का? वो लाहौर वाली कंपनी के नाम का, ठीक है। ये अपने थ्रू उसको रूट करते हैं, होंडा वाले गाड़ी भिजवा देते हैं यहाँ पे, 2 महीने के बाद हम जाके इसे गाड़ी ले आते हैं। जैसी गाड़ी डिलीवरी होती है, होंडा वाले इनको पर कार कमीशन दे देते हैं। कोई कैश की वो इसमें वो नहीं है, समझ गए? लेकिन एनजीओज में, मदारिस में बेतहाशा कैश होता है, ठीक है। चलें जी आगे। तो ये इसमें एक्स्ट्रा रिस्क है। अच्छा, वही वैसी आपने प्लानिंग करनी है, टेबल है, टेबल मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, वैसे ही प्लान करना है। अच्छा, अब प्लान क्या? इसकी प्लानिंग इतनी सी है, 2 लाइनों की है बस? नहीं, वही जो प्लान पढ़ा हुआ आपने 300 सेकंड, ओवरऑल स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान, हर एक हेड में वैसे वैसे आएगा, पढ़ा हुआ ना सारा। इसकी मटेरियलिटी भी वैसी ही है, इसके प्रिलिमिनरी प्रोसीजर भी वैसे ही हैं, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज भी वैसे ही हैं सारी, क्लाइंट कंटिन्यूस भी वैसे ही करना है, इंगेजमेंट लेटर भी वैसे ही है। आगे आ जाएं, रिस्क। रिस्क जैसे मैंने 4 लाइनों में करनी है? नहीं, 315 नंबर स्टैंडर्ड आपने पूरा पढ़ लिया है। अंडरस्टैंडिंग एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। एंटिटी और एनवायरनमेंट कैसे देखना है, मैंने को हैंडआउट दिया हुआ है। इंटरनल कंट्रोल कैसे देखना है, चैप्टर नंबर 5 में मैंने को पेज नंबर 82 पर समथिंग रेफरेंस दिया, वहाँ जाके देख लेंगे आप लोग। प्रॉपर वैसे ही करना है, यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ रिस्क इसका मतलब आप बिल्कुल ना पढ़ें यहाँ से, मैं सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा हूँ इस पर। कुछ रिस्क एक्स्ट्रा है, आपको पता होना चाहिए क्या रिस्क है। मैं ऐसे बता दिए रिस्क, कैश का रिस्क है, इस चीज़ का रिस्क है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड इसमें इम्बेजलमेंट ना हो जाए, ठीक है। वैल्यूएशन का रिस्क है, अब वैल्यूएशन इन्वॉल्व होंगे इसमें बहुत ज़्यादा, बोलें जी, उसका रिस्क है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे हैं प्रोसीजर्स, वहाँ भी प्रोसीजर परफॉर्म करते थे, यहाँ भी करने। अच्छा, वहाँ कौन से प्रोसीजर है? वहाँ कौन से प्रोसीजर है जी? ऑडिट प्रोसीजर कौन कौन से थे? हाँ, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर ऑडिट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल और अच्छा, अब सुन लें यहाँ पे एनजीओज में ना, अक्सर एनजीओज में ये चीज़ वीक होती है, पुअर होती है। टेस्ट कंट्रोल्स क्या होते हैं? या होते नहीं है, या होते ही नहीं है, और अगर हों तो पुअर होते हैं। वो देखें ना, आपकी मस्जिद है या आपका मदरसा घर के पास होगी, उसमें आप देखें वो CFO या चार्टर नहीं अफोर्ड कर सकते, बल्कि वो C-एंटर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। वो सेग्रीगेशन ड्यूटी, वही नाज़िम साहब है, वही नाज़िम स्टॉक रिसीव कर रहा है, वही कैश रिसीव कर रहा है, वही एक्सपेंस कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है। सेग्रीगेशन ड्यूटीज नहीं है, ये रिस्क है। अब ये पढ़ के आए, ठीक है। तो या कंट्रोल्स होते नहीं है, होते हैं तो पुअर होते हैं। अब कंट्रोल्स वीक हैं, तो आपने वो 0.3, 0.2, 0.1 पढ़ा हुआ ना, तो फिर आपको यहाँ से एश्योरेंस ज़्यादा कहाँ से मिलती है? इसलिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे। एविडेंस कहाँ से लेना है आपने? अ सब्सटेंटिव टेस्टिंग अप्रोच, ठीक है। सब्सटेंटिव लिखा हुआ है ना। क्यों सब्सटेंटिव टेस्टिंग कर रहे हैं? क्योंकि कंट्रोल्स इसी लाइन में लिखा हुआ है, सेकेंड लाइन में, बिकॉज ऑफ द वीकनेस इन द इंटरनल कंट्रोल। समझ गए जी? कोई मसला? मोरल हाई है, समझ आ रही बातें? अच्छा, आगे वही एनालिटिकल प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, वही बातें करते हैं, मैं उसको स्किप कर रहा हूं। उसके बाद रिपोर्टिंग आप देखें कौन सी रिपोर्ट है, कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट तो नहीं एनपीओस के लिए, अगर स्पेसिफिक है तो वो दे दें, अगर स्पेसिफिक नहीं तो जनरल रिपोर्ट है वो दे दें। समझ गए सारी बातें? मैं इसको थोड़ा सा क्विकली पढ़ाया, इसलिए पढ़ाया कि सारी चीज़ें मैं बहुत अभी तक मैं पढ़ाया ही सारा कुछ, ये आपको प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज पढ़ाई हैं, प्लानिंग पढ़ाई है, रिस्क असेसमेंट पढ़ाई है, सारी बातें वो लिखी हैं इसमें, जो एडिशनल चीज़ें थी मैंने को बता दी, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एक लिखा हुआ उन्होंने, कुछ एनपीओस के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होते हैं अच्छे, जैसे मैंने को हयात फाउंडेशन बोला है, EY इसका इंटरनल ऑडिटर था,
ठीक है, तो अगर वहाँ पर इंटरनल सिस्टम अच्छा है तो आप जाके उसके वर्क पे भी रिलाई कर सकते हैं। पढ़ना है हमने आगे जाके चैप्टर नंबर 12 में, रिलायंस ऑन इंटरनल ऑडिटर्स, रिलायंस ऑन इंटरनल ऑडिटर्स सब पिक करेंगे हम लोग। चलेंगे आगे अदर फैक्टर्स, ये कुछ जनरल फैक्टर्स हैं जो इससे बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। मैं पढ़ता हूँ इसे। पहला क्या है? कैश। कैश में भी सिग्निफिकेंट, ठीक है, कैश में भी सिग्निफिकेंट कि इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। अब मदारिस हैं, अब मदारिस के बैंक अकाउंट खुलवाने में कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह हाज़ा कुल्लु हरामुन। बैंक अकाउंट खुलवाना हमने नहीं खुलवाना, यहूदी सिस्टम है ये, ठीक है। कुछ एनजीओ हैं जो ग्रो कर गई, कहते नहीं अब उन्हें कैश नहीं, कहते नहीं हमारा बैंक अकाउंट जमा करवाएं, वो कैश रिसीव नहीं करते। फॉलो करेंगे ना। कैश कितना होना है डिपेंड करता है। मैंने पहला ऑडिट किया ना लिस्टेड कंपनी का, बिल्कुल आर्टिकल्स मेरे नए नए शुरू होते हैं, अभी कैफ क्वालिफाई किया तो एक लिस्टेड कंपनी का कैश अकाउंट मिल गया मुझे। अच्छा, मैं बड़ा खुश कि यार लिस्टेड कंपनी होगी, जाऊँगा कैश होगा वहाँ पे। अच्छा, मैं ऑडिट करने गया वहाँ पे तो मैंने कैशियर से कहा यार कैश कितना है, कहते 9 रुपये। मेरा बड़ा दिल ख़राब हुआ कि यार 9 रुपये लिस्टेड कंपनी रखे। वो बाद में डिस्कस किया, जब सीखा बाद में जाके कि यार वो उनको कैश की ज़रूरत ही नहीं। सेल क्रॉस चेक, परचेज क्रॉस चेक, सैलरीज क्रॉस चेक, रेंट क्रॉस चेक, हर चीज़ क्रॉस चेक पे कर रहे हैं, पैसे भी सारे क्रॉस चेक आ रहे हैं। थोड़ा सा पैटी कैश के लिए कैश निकालते हैं, वो भी शाम को वापस कर देते हैं। वेयर एज एक छोटी सी, मेरा ट्रेडर है गल्ला मंडी में, छोटा सा, लेकिन उसके पास कैश बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसकी सारी बाइंग सेलिंग कैश में। तो यहाँ भी कहता है कि कैश जो है एक सिग्निफिकेंट एरिया है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे शायद आगे ना आए, मैंने आपको बता दिया है कि डोनेशन इन काइंड की वैल्यूएशन एक रिस्की एरिया है। डोनेशन इन काइंड की, डोनेशन दो तरह होता है ना, इन कैश और इन काइंड। डोनेशन काइंड समझ गए? फैसलाबाद जो है अलाइड हॉस्पिटल, इसमें मेरा एनजीओ वर्क कर रहा है पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी। पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी कैसे काम कर रही है? अलाइड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स अगर उन्हें कोई इक्विपमेंट चाहिए, कोई मशीन चाहिए, कहते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कहते हैं 6 महीने बाद मिलती है, वो इनसे कहते हैं यार हमें दे दें। इनके पास डोनर्स हैं, उस तारा केमिकल वाले मीर साहब के पास चले गए, इंटरलू के पास चले गए, उनसे आके डोनेशन इकट्ठे किए, शाम को लाके मशीन दे रही है इनको। अब पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के पास क्या आ रहा है? क्या आ रहा है इनके पास? मशीन। कैश तो है नहीं। स्टार केमिकल का ठीक है, क्या मशीन चाहिए? उन्होंने मशीन भिजवा दी, ये लो पकड़ो मशीन। अब पेशेंट वेलफेयर के पास क्या आ रही है? मशीन। वो क्या है? इन काइंड। अच्छा, इधर मशीन आई, साथ ही अलाइड को दे दी। इधर डोनेशन क्रेडिट, स्टॉक डेबिट, क्या एंट्री किया उन्होंने? स्टॉक डेबिट, डोनेशन, ठीक है। अब मशीन ने क्या करनी? फौरन इन्होंने क्या किया? आपके एक्सपेंस डेबिट या डोनेशन एक्सपेंस डेबिट और स्टॉक क्रेडिट, सिर्फ प्रॉफिट लॉस से रूट कर दिया अपने उठा के। एनटीटीबी हॉस्पिटल क्या करता है? उसको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिर्फ टीबी की मेडिसिन भिजवाती है। तो टीबी की मेडिसिन आ गई, क्या डोनेशन इन काइंड। तो क्या मेडिसिन उन्होंने खुद खानी सारी या रखनी है, बेचनी है? नहीं, बेच सकते नहीं है। एज इट इज उन्होंने टीबी के मरीजों को दे देनी है, वो साथ एक्सपेंस होती है, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स या डोनेशंस, समझ गए जी। तीसरा, इनकम कुड बी रिस्की एरिया। कैसे रिस्की एरिया? वेयर मनी इज डोनेटेड और रेज इनफॉर्मली। इनफॉर्मली होता है कैश। आप शॉप पे जाते हैं, साइड पे वो अखुवत फाउंडेशन का, खिदमत फाउंडेशन का डब्बा पड़ा हो, उसमें डाल दिए, मस्जिद के डब्बे में डाल दिए, या वो जमात इस्लामी वाले या कुछ और ऑर्गेनाइजेशन, वो आप उनको बुक्स दी हुई हैं, वो जाते हैं, इनसे 200 रुपये लिया, इनको 200 की चिट दे दी। अब इनफॉर्मल साइड फंड रेजिंग है ना, इसमें गड़बड़ होती है। होता है इन्होंने 2 लाख रुपये दिया, ठीक है। मेरे जानने वाले हैं, कहते हैं मैं मस्जिद की कमेटी में हूँ,
मैंने टेस्ट करने के जिस हम ना जुमे के बाद असर के करीब हम खोलते हैं बॉक्स को, पूरे हफ्ते में जितनी फंड्स आते हैं उसको, कहता है मैंने ना एक 1000 रुपये के नोट पे एक कुछ सिग्नेचर पे मार्क किया अपने, ठीक है, और नमाज़ पढ़ी असर की नमाज़ पढ़ के मैंने कहा जी जाएँ लेके आए कैश खोलें। कहते वो जो 1000 रुपये का नोट मैंने डाला था ना वो नहीं आया, वो समझ गए। तो ये प्रॉब्लम है कैश डोनेशन में, वैल्यूएशन में। आगे हैं जी, देयर मे बी लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ द ऑडिट वर्क इफ ऑब्टेन एविडेंस। अच्छा, अब चूंकि सिस्टम अच्छा नहीं है, सिस्टम हमने क्या पढ़ा, है ही नहीं, है तो पुअर है, तो एविडेंस भी नहीं मिल रहा सही, ठीक है। और अब वो जो गंदुम आई, चावल आया, गोश्त आया, आके यूज भी हो गया, उसको रिकॉर्ड ही नहीं, ठीक हो गया जी। आगे हैं, देयर मे बी लैक ऑफ प्रिडिक्टेबल इनकम। मैंने भी बता दिया आपको, थोड़ा जल्जला आता है इनकम बढ़ जाती है। अभी पैलेस्टीन का इशू आया, नया इशू था, तो लोगों ने बड़ी उसमें फंड डोनेशन दिए, अब फिर ठंडे हो गए। रमज़ान आता डोनेशन बढ़ जाती, सैलाब आता डोनेशंस, ठीक है, तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसे। फिर अगली बात रिस्ट्रिक्टेड फंड्स, ये वाले, इसलिए मैंने एग्जांपल पहले दे दी थी। रिस्ट्रिक्टेड फंड कौन से होते हैं, वेयर द ऑर्गेनाइजेशन ओनली अलाउड टू यूज सर्टेन फंड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस। मैंने आपको रियल लाइफ एक एग्जांपल दी है हयात फाउंडेशन, ठीक है जी। चलिए आगे कहता है इसमें कई दफ़ा कुछ आपने इसको एनालाइज कर सकते हैं कि एक्सपेंस अगेंस्ट इनकम या इनकम अगेंस्ट एक्सपेंस, ये एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चावल आया, राइस डोनेशन आया, आप देखें यूज़ कितना हुआ है, ठीक है। आप देखें ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जामिया इमदादिया की, जामिया इस्लामिया इमदादिया इंस्टीट्यूट है, ठीक है, डेली 5000 बच्चा खाना खाता है। तो अब फूड एक्सपेंस को एनालाइज करना रिलेटिवली आसान है। कैसे कि आपके यहाँ 5000 बंदा दिन में 3 दफ़ा, साल में चलें 300, कुछ छुट्टियाँ भी होती हैं, 350 दफ़ा खाने खाते हैं, तो इतने मील्स हम देते हैं, नंबर ऑफ मील्स आ गए। एक मील की एवरेज कॉस्ट फॉर एग्जांपल एक मदरसा है, फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़ भी हो, तो फूड एक्सपेंस इतना बनता है। एनालिसिस कर लिया ना आपने, देखिए, अब देखिए इसके पास आ रहा है, तो वो कौन है, बहुत लेविश खाने खाते हैं, बड़े बेसिक से खाने होते हैं उन लोगों के। एक मदरसे में नमाज पे सिर्फ ऑन द वे नमाज पढ़ी, तो वह मैं वज़ू करने का सामने लिखा था कि आज मदरसे के बच्चों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, फंड रेजिंग ना हुई तो आज बच्चे भूखे सोएंगे, आज बच्चे भूखे सोएंगे, ठीक है। तो कितने को लेविश खाने खाते होंगे, जहाँ में हालात ही हैं बड़े बेसिक से, पतली सी दाल होती है, सादी सी रोटी होती है। तो अगर आप एस्टिमेट कर सकें कि आज मैं अगर अच्छा खाना खाता हूँ, अच्छी जगह की दाल खाऊँ फॉर एग्जांपल, तो फॉर एग्जांपल 150 की प्लेट मिलेगी, इनकी क्वालिटी है, फिर इकोनॉमी ऑफ स्केल्स हैं, इनको 50 रुपीज़ का पड़ेगा खाना, ठीक है। तो आप पूरे साल के खाने की कॉस्ट निकाल सकते हैं, पूरे साल के दूध की कॉस्ट निकाल सकते हैं। भाई इतने बंदे हैं, दिन में 2 दफ़ा चाय मिलती है, इतने दिन मिलेगी, चाय का मार्केट से 50 रुपये का मिलता है, तो इनको 25 का पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये वो बात करता है, आखिरी जो बात की ना उसने, देयर मे बी सेंसिटिविटी टू की स्ट्रेटजी सच एज प्रपोर्शन ऑफ रेवेन्यू यूज इन द एडमिनिस्ट्रेशन। आप इसको लिंक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, समझ गए। चलें आगे। यहाँ पे आपका फेज नंबर 2 ऑफ द ऑडिट खत्म हो गया। हमने कितने फेजेस पढ़े थे, 4। पहला कौन सा था, प्लानिंग प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज, ठीक है, फिर प्लानिंग एंड, ये यहाँ तक खत्म हो गया। अब आगे चैप्टर नंबर 4 से लेके 4, 5 और ये आगे चैप्टर नंबर 12 तक, चैप्टर नंबर 4 से लेके
12 तक थर्ड फेज चल रहा है, कौन सा है? एग्जीक्यूशन, कंडक्ट ऑफ ऑडिट। कैसे कंडक्ट करना है आपने ऑडिट, कैसे प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। अभी तो आपने प्लान किया ना प्रोसीजर, अभी आपने क्या किया, यहाँ पे ये काम किया अभी तक आपने, प्लानिंग, और जैसा प्लान है वैसे आपने परफॉर्म करने हैं। तो आगे चैप्टर नंबर 4 से लेके 12 तक ये सारे क्या पढ़े होंगे हम? एग्जीक्यूशन। 13 नंबर चैप्टर किस चीज़ का है? कोड ऑफ एथिक्स का, ठीक है। तो 13 के बाद 14 रिपोर्टिंग का। चैप्टर नंबर 14 पे आपकी ऑडिटिंग खत्म हो जाएगी, और चैप्टर नंबर 15 किस चीज़ का है? रिव्यू एंगेजमेंट, ठीक है। तो अगले कम से कम 2 महीने कम बेश हमें ये पढ़े होंगे एग्जीक्यूशन, समवेयर की मिड ऑफ जुलाई तक। मिड ऑफ जुलाई में हम रिपोर्टिंग पे आ जाएंगे, और फिर उसके बाद हम आगे रिव्यू एंगेजमेंट पढ़ लेंगे। तो आगे 2 महीने कम बेश हमारे इसमें, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 4 मैं पढ़ता हूँ जी। चैप्टर नंबर 4 है, लेकिन स्टैंडर्ड कौन सा है? 500 का नाम क्या है? ऑडिट एविडेंस। नाम क्या स्टैंडर्ड का? ऑडिट। अच्छा, एविडेंस अगर मैं आपसे पूछूं कैसे मिलता है? प्रोसीजर परफॉर्म करके। कौन सा प्रोसीजर? ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। अच्छा, कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं? ऑडिट प्रोसीजर। वो प्रोसीजर हम प्लान से प्लान करते हैं। हम प्लान करेंगे तो परफॉर्म करेंगे ना, ठीक है ना। प्रोसीजर ने मुंह उठा के नहीं डिजाइन किए होते, उसके पीछे प्रॉपर प्लानिंग होती है, ऑडिट प्लान बने हुए हैं, ठीक है जी। अच्छा, आगे हैं जनरल प्रिंसिपल्स। 500 का ऑब्जेक्टिव क्या जी? ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू डिजाइन एंड परफॉर्म प्रोसीजर विच, ठीक है। क्या करना है आपने? डिजाइन एंड परफॉर्म द प्रोसीजर्स इन सच अ वे to enable him or her to obtain sufficient appropriate audit evidence। ऐसे प्रोसीजर डिज़ाइन करें, ऐसे प्रोसीजर परफॉर्म करें जिससे जो एविडेंस मिले वो क्या हो? सफिशेंट और अप्रोप्रिएट। याद रहेगा। अच्छा, सफिशेंसी क्या है? सफिशेंसी क्या है? सफिशेंट, कहता है सफिशेंट होना चाहिए और appropriate. Appropriateness is a measure of quality, is a measure of quantity, ठीक है। measure of quality and, यानी नाम क्या है? sufficient, appropriate, audit evidence। sufficient क्या है? quantity। appropriateness क्या है? quality। कहते हैं आप ये काम नहीं करना आपने कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कर ली और क्वालिटी थोड़ी कर दी। ये काम भी नहीं करना आपने कि क्वांटिटी थोड़ी की और क्वालिटी बहुत सी कर ली। आपने एक मिक्स अप्रोच लेके चलनी है, ये वाला काम करना है आपने। सूटेबल क्वालिटी हो और सूटेबल क्वांटिटी हो, मिक्स ब्लेंड लेके चलना है, ठीक हो गया। ये है आपकी सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस। अच्छा, क्यों एविडेंस में आपने? सेकंड में कहता है टू बी एबल टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन, ताकि आप कंक्लूजन दे सकें, ठीक है। और कंक्लूजन को चाहिए, थर्ड लाइन में कहता है ऑन विच टू बेस आवर ऑडिट रिपोर्ट। चले आगे। अच्छा, आगे स्टैंडर्ड को और डिटेल में लेके जाता है। मैंने यहीं से हमने पढ़ा सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट, ऑडिट एविडेंस। ये वर्ड पढ़े ना हमने, 3 वर्ड, ठीक है। अच्छा, तो ऑडिट एविडेंस हो गया। इसकी 2 क्वालिटीज होनी चाहिए, सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएट। अच्छा, एप्रोप्रिएटनेस जो है ना, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, याद रखना है। एप्रोप्रिएटनेस क्या है? क्वालिटी। क्या है जी? क्या है? क्वालिटी। 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है कि एविडेंस कितना रेलेवेंट है और कितना रिलायबल है। कितना रेलेवेंट? जितना ऑडिट एविडेंस रेलेवेंट होगा, जितना रिलायबल होगा, उतना हम कहेंगे हाँ इसकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है।
अप्रोप्रिएटनेस डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, उस एविडेंस की सफिशिएंसी और सॉरी उस एविडेंस की रेलेवेंस और रिलायबिलिटी, कितना रेलेवेंट है विद इन सर्कमस्टांस, कितना रेलेवेंट है और कितना रिलायबल है। अगर क्वेश्चन पेपर में आए कि अप्रोप्रिएटनेस किन चीज़ों पर डिपेंड करती है तो आपने देखना दो बातों में, रेलेवेंस और इसी पे देखें 1.3 में आप आए 1.3 कि क्वालिटी ऑफ द एविडेंस हो गया ना। नेक्स्ट पेज पे क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगी, पहला रेलेवेंट और नीचे अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं सफिशिएंसी, ये क्या चीज़ है, क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है, कितनी क्वांटिटी लेनी है बताएं जी, रिस्क पे, वेरी गुड। और हिस्ट्री ऑफ एरर्स पे, हिस्ट्री ऑफ, आपने पिछले साल ऑडिट एविडेंस किया, रिपेयर मेंटेनेंस में गलतियां निकली, इस साल क्या करेंगे, प्रोसीजर सैंपल। अच्छा सिग्निफिकेंस ऑफ द आइटम बीइंग टेस्टेड, एक आइटम आप चेक कर रहे हैं जो बहुत सिग्निफिकेंट है तो शायद उसको सैंपल से आप बढ़ा लें। अच्छा इंटरटेनमेंट एक्सपेंस है इनसिग्निफिकेंट, आप शायद उसकी एविडेंस, मैं ये नहीं कह रहा ऑडिट नहीं डालें एविडेंस, ठीक है। तो पहली चीज रिस्क कितना है, दूसरा हिस्ट्री ऑफ एरर्स क्या है, तीसरा सिग्निफिकेंस ऑफ द आइटम बीइंग टेस्टेड, जो टेस्ट कर रहे हो कितनी सिग्निफिकेंट है, और चौथा उस हेड उस चीज के ऊपर एजेशन के ऊपर कंट्रोल्स कैसे हैं, कंट्रोल अच्छे हैं आप क्या करेंगे सप्लाइंग प्रोसीजर, वाइस वर्सा कंट्रोल्स पुअर हैं बढ़ा देंगे। अब हमने इसमें क्या पढ़ा स्मॉल साइज एंटिटी में, अभी पढ़ के एनपीओज में कि कंट्रोल्स पुअर थे तो आपको इंक्रीज सब्सटैंटिव टेस्टिंग करनी पड़ी, समझ गए जी। एप्रोप्रिएटनेस क्या है, मेजर ऑफ क्वालिटी, मेजर ऑफ इट डिपेंड्स ऑन रेलेवेंस एंड, अच्छा सफिशिएंसी क्या है, मेजर ऑफ क्वांटिटी, डिपेंड्स अपॉन 4-5 फैक्टर्स, रिस्क, कंट्रोल्स कैसे हैं, आइटम जो बीइंग टेस्टेड है वो कितनी सिग्निफिकेंट है, हिस्ट्री ऑफ एरर क्या है। ठीक हो गया, ये हम आगे इसको इंशाल्लाह इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें यही बात करता है पेज 64 पे, ठीक है। अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ IASSR, एक तो रिक्वायरमेंट है ना कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना है, ठीक है। एक तो रिक्वायरमेंट है कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है। इसके बाद क्या कहता है, कंसीडर द रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, आपने रेलेवेंस और रिलायबिलिटी भी कंसीडर, कहाँ लिखी हुई है आपकी बुक में पेज 65 पे नेक्स्ट पेज पे, ठीक है 1.3 में रेलेवेंस और रिलायबिलिटी लिखी हुई है। अच्छा उसके बाद आ जाए, अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ने के लिए आपको पहले चैप्टर नंबर 12 पे आना पड़ेगा, पेज 183। आगे जी यहाँ पे देखें लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2 में, यूजिंग द वर्क ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट, यूजिंग द वर्क ऑफ एन ऑडिटर्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूजिंग द वर्क ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट। अगर आप ऑडिटर कौन है, आप खुद हैं, आप अपने एक्सपर्ट पर रिलाई कर रहे हैं तो कौन सा स्टैंड लगेगा 620। अच्छा अगर आप अपना एक्सपर्ट नहीं लेके आ रहे हैं, आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट पर रिलाई कर रहे हैं, किस पे, ये है मैनेजमेंट एक्सपर्ट। इफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज एन ऑडिट एविडेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, अगर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट पर रिलाई कर रहे हैं तो 500, अपना एक्सपर्ट लेके जा रहे हैं उस पर रिलाई कर रहे हैं तो 620। तो क्या करना है अगर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट पर रिलाई कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, बहुत दफा पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। पहले करना है इवेल्युएट कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, उस एक्सपर्ट की देखें कंपिटेंट है, कंपिटेंसी क्या होती है, एक क्वालिफिकेशन, डिग्री, नॉलेज, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या कहता है, कैपेबल है, कैपेबल क्या होता है,
कि क्या उस नॉलेज को, ट्रेनिंग को वो यूटिलाइज कर सकता है प्रैक्टिकल नॉलेज में। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं नए नए आर्टिकल्स करने गया, ये रिपेयर मेंटेनेंस का लेक्चर मैंने चेक किया, तो मेरे सीनियर ने मुझे कहा कि आपने IS-16 में पढ़ा था कि जो होती हैं आपकी कुछ रिपेयर्स रेवेन्यू नेचर की, कैपिटल नेचर की होती हैं, तो आपने देखी है ऐसी कैपिटल नेचर का एक्सपेंस तो नहीं प्रॉफिट लॉस में डाल दिया? मैं कहा नहीं। उसने आपको पता था? मैं मुझे पता था। तो इसका मतलब आप कैपेबल नहीं हैं, आपने अपने नॉलेज को अपने प्रैक्टिकल फील्ड वर्क में यूटिलाइज नहीं किया। ठीक है, तो ये है जी कंपिटेंस एंड कैपेबिलिटी। तो कैपेबिलिटी भी होती है कि आपके यार दांत में दर्द हो रहा है, तो आप चलिए स्किन स्पेशलिस्ट से जाते हैं, वो भी डॉक्टर ही है। आपके नहीं है, ठीक है डॉक्टर है, लेकिन इस चीज़ में कैपेबल। ठीक है, यहाँ आपको थोड़ा सा फ्लू हुआ है और आप FSC चले हैं कि सारे डॉक्टर बैठे हैं वहाँ पे। यहाँ आपकी टांग टूटी हुई है, आप कहीं मैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले जाता हूँ, हम ही डॉक्टर ही है, हम नहीं जाएंगे कि ठीक है डॉक्टर, लेकिन इस पर्टिकुलर फील्ड में कैपेबल नहीं है। और तीसरा क्या कहता है जी, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? आपने अपनी पढ़ी हुई है। क्या होती है ऑब्जेक्टिविटी? न्यूट्रलिटी, अवॉइडिंग एंटी इन्फ्लुएंस, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, स्ट्रेट पढ़ा ना सारा कुछ। तो जैसे आपके लिए ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायरमेंट है, आप देखें क्या मैनेजमेंट का एक्सपर्ट भी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन है उसकी, वो बाइस तो नहीं है। ठीक है, 3 काम करने हैं, उसमें पहला काम क्या है? कंसिडरिंग कैपेबिलिटी, आपकी कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। दूसरा यूज ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपर्ट वर्क। देखिए एक्सपर्ट ने वर्क किया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ने क्या किया है, कौन से फॉर्मूले यूज़ किए हैं, कौन से स्टैंडर्ड अडॉप्ट किए हैं, क्या टेक्निक यूज़ किया है, क्या इंडिसेस यूज़ किए हैं, क्या मैकेनिज्म थी इसकी, क्या मेथोडोलॉजी थी इसकी। वो क्या कह रहा है? ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपर्ट्स फील्ड। वो ये नहीं कह रहा कि आप उसकी एक्सपर्टीज ऑब्टेन करें। अगर एक्सपर्टीज ऑब्टेन करी फिर आपको जरूरत ही नहीं रही। जरूरत कब है? एक्सपर्ट वो है, लेकिन आप देख रहे क्या फॉर्मूला यूज कर रहा है, क्या स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर रहा है, कौन सी टेक्निक है, कौन सी मेथोडोलॉजी है, कौन सी साइंस लेके आ रहा है, ये क्या एजम्पशंस ले रहा है, क्या डेटा ले रहा है, ये तो चेक करें ना आप। ठीक हो गया। और तीसरा कहता है इवेल्युएट करने की जो ओवरऑल जो एक्सपर्ट का वर्क है वो एप्रोप्रिएट है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ओवरऑल आप सेटिस्फाइड इसके वर्क से? समझ गए? बुक्स बंद कर दें। 2 चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं आपको, एक तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, ठीक है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सफिशिएंसी, एप्रोप्रिएटनेस। एप्रोप्रिएटनेस मेजर ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी कैसे करेंगे आप? कितना रेलेवेंट है, कितना रिलायबल है। क्वांटिटी कैसे करेंगे? मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद कहता है अगर आप हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े स्टैंडर्ड के, फिर वो आ गया एक्सपर्ट के वर्क। अगर हमने मैनेजमेंट के एक्सपर्ट पर रिलाई कर रहे हैं तो 3 काम करने हैं, कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव चेक करनी मैनेजमेंट की, उसके वर्क की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, और तीसरा कहता है देखें ओवरऑल वर्क एप्रोप्रिएट है मेरी ऑडिट रिपोर्ट के लिए, मेरे ओपिनियन के लिए। ठीक है, इससे आगे क्या करना है हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आपका ये फ्राइडे ऑन है, ये वाला फ्राइडे ऑन है। ठीक है, नेक्स्ट फ्राइडे का मैं आपको फिर बता दूंगा इंशाल्लाह। ये